मोहब्बत के पते बाब नंबर 14। रात का खाना उन दोनों ने आशियाना के कालीनों वाले डाइनिंग रूम में खाया था जहां सुख बेलून साइड से ही वापस हो गया था। उसे मासूम सी उम्मीद थी कि शायद वो खाने के वक्त कहीं से नमूदार हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसका दिल किसी पेंडोलम की तरह उम्मीद और नाउम्मीदी के दरमियान घूमता रहा, यहाँ तक कि उसने खुद को समझा लिया कि वो सारा दिन उसके साथ नहीं रह सकता, उसे अपने भी काम थे। आशियाना में आज 2-3 फैमिलीज मजीद आई हुई थी, फिर भी मौलूद बे और मिसेस सोना उनका पहले दिन जितना ख्याल रख रहे थे। रात में वो सोई तो फजर के लिए उठी, फिर नमाज पढ़कर दोबारा से सो गई। करीबन 2-3 घंटे बाद दस्तक से आंख खुली। आबला आबला फातिह पुकार रहा था। एक तो ये आबला का जबरदस्ती का भाई भी ना आराम नहीं करने देगा। वो जब कलसती हुई दरवाजे तक आई, वो जा चुका था दरवाजे के दरअसल तो उसने एक खत का लिफाफा डाल दिया था। उसने झुककर लिफाफा उठाया, उसे खोला और अंदर रखा सफेद मोटा कागज निकाला। ओह, ये लिखा ही जो वो हमेशा पहचान सकती थी। आई होप लेडीज आर रिजॉइनिंग एट 2 PM। सतर पढ़कर वो बेख्तियार मुस्कुरा दी, यानी वो 2 बजे मिल रहे थे। किधर, यानी जगह उसने लिखी ही नहीं थी, मगर वो समझ गई थी वो उनके पास आएगा, फिर इकट्ठे वो कहीं जाएंगे। बाद में जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो सफेद गुलाबों का बुके भी पड़ा था, जो फातिह ने लिफाफे के साथ ही रखा होगा। वो उनको भी अंदर ले आई और सोफे के साथ रखी मेज के गुलदान में सजा दिया। गुलाब की ताज़ा दिलफरेब महक दुनिया की सबसे अलग महक होती है। बचपन में उसे गुलाब की पत्तियां खाने का बहुत शौक था। वो न मीठी होती न नमकीन, बस कोई अलग सा जायका था। अभी ये हरकत करने का सोच भी नहीं सकती थी। अगर बहारें उठकर देख लेती तो कितनी शर्मिंदगी होती। बहारें ने नाश्ते के बाद वो फूल देखे थे, ये कहाँ से आए? अब्दुर्रहमान ने भिजवाए हैं। वो बिस्तर समेट रही थी। कितने प्यारे हैं हया, बहारें जरा रुक कर बोली। क्या तुमने कभी गुलाब की पत्तियां खाई हैं? जो वो बेड को तह कर रही थी, पलट कर उसे देखा। तुम्हें लगता है मुझे जैसी डिसेंट लड़की ऐसा कर सकती है? सच बोलने का मूड नहीं था और झूठ वो बोलना नहीं चाहती थी, सो उल्टा सवाल कर लिया। 1:30 बजे वो तैयार सी होकर अपने सोफे पर बैठी थी। इंतजार इस दुनिया की सबसे तकलीफ देश है। बार बार गढ़ी को देखना, जाने कब वो आएगा। उसने फिर से उस कागज को निकाल कर पढ़ा। 2 बजे का वक्त ही लिखा था उसने। वो कागज वापस डालने लगी, फिर ठहर गई। यूं तो वो आम सी सतर थी, मगर कुछ था इस सतर में जो गलत था। बहारी उसके कंधे के ऊपर से झांक कर वो पढ़ने लगी। हाँ, ये उसी ने लिखा है, ये उसी के लिखा है। देखो, हर वर्ड के पहला हर्फ बड़ा लिखा है। जो चीज सुलझा रही थी, बहारे ने उसकी निशानदेही कर दी। वो जरा सी चौंकी। हाँ, मगर क्यों? जब उसने मुझे सैयारों के नाम सिखाए थे तो ऐसे ही लिखा था। दिखाऊं तुम्हें? वो झट से अपना गुलाबी पर्स उठा लाई और अंदर से एक गुलाबी डायरी निकाली, फिर खोल कर एक सफा हया के सामने किया। इस पे लिखा था, माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस 9 पिज़्ज़ाज। ये क्या है? उसने छंबे से वो इबारत पढ़ी। हर लफ्ज का पहला हर्फ बड़ा था। देखो, हर बड़े हर्फ से सियारे का नाम बनता है। माई के एम से मरकरी, वेरी के वी से वीनस, ई से अर्थ, और इस तरह ये फ़िक्र याद करने से मुझे सैयारों के नाम तरतीब से याद होगी। सुनाऊं? नहीं, मुझे ये देखने दो। उसने जल्दी से एक कलम उठाया और जहान के उस फ़िक्रे के हर बड़े हर्फ को अलहदे से नीचे उतारा। इससे भी कोई दूसरा फ़िक्र बनेगा शायद। अल्फाज उसके लबों में रह गए। वो 6 हरूफ एक साथ लिखे हुए उसके सामने थे। एहलारा, एहलारा। उसने बेयकीनी से दोहराकर बहारे को देखा। एहलारा, बहारे गुल चीखे, अल्लाह अल्लाह। करीबन भागते हुए उसने पर्स और अबाया उठाया, फिर गढ़ी देखी। 2 बजने में ज्यादा वक्त नहीं था। वादी एहलारा का नाम एहलारा गांव के नाम पे था, जो इस वादी के करीब वाक़ा था। ये वादी यूं थी कि वो की दो देवहिकल चट्टानें चंद किलोमीटर के फासले पे आमने सामने खड़ी थी। उनके दरमियान से बहता दरिया और जंगल भी था। अतराफ में पहाड़ थे। ये दरमियान की वादी एहलारा वादी थी। सयाह अक्सर कपादोकिया में इश्क वादी, लव वैली, गुल शहर, रोज वैली और अहलारा वैली वगैरह में ट्रैकिंग के लिए आया करते थे। अहलारा का ट्रैक ये था कि एक चट्टान से दूसरी चट्टान तक दरिया के साथ साथ चलते हुए जाना था। असल ट्रैक 16 किलोमीटर लंबा था, मगर 2 शॉर्टकट भी बने थे। एक 700 किलोमीटर जबकि दूसरा 3.5 किलोमीटर लंबा। ये उसका अंदाजा था कि ऑपरेशन के बाद वो बहुत ज्यादा पैदल नहीं चल सकता होगा, इसलिए वो उन्हें सबसे छोटे ट्रैक के धाने पे मिल जाएगा। मौलूद बे ने उन्हें वहीं ड्रॉप कर दिया था। 2 कप के बज चुके थे और उनको काफी देर हो चुकी थी। वो उनसे पहले का पहुंच चुका था। सयाहों की चहल पहल में भी दूर से हयान उसे देख लिया था। एक बड़े पत्थर पे बैठा, सर पे पी कैप, कंधे पे बैग और ग्लासेस, सामने ग्रेट शर्ट पे अटकी हुई, वो उन्हीं को धूप के बायस आंखें सकेट कर देख रहा था। वो दरमियानी रफ्तार से चलती, बहारे का हाथ थामे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो भागकर उसके पास नहीं जाना चाहती थी। उसे जहान पे गुस्सा था। क्या था अगर वो इंसानों की जुबान में बता देता कि अहलारा वैली आ जाओ। अगर जो वो ये कोड न जान सकती, अगर जो वो न मिल सकते तब, लेकिन तब भी वो इस पे मलबा डाल देता। आखिर वो उस जैसे स्मार्ट थोड़ी थी। वो दोनों उसके करीब आई तो वो खड़ा हुआ।
मेरी लुगत में 2 बजे का मतलब 1:55 होता है। और अब टाइम देखो, वो संजीदगी से सरजनिश कर रहा था। काश उसकी ये लुगत किताबी शक्ल में दस्तयाब होती तो वो उसे उठाकर उफ, अच्छा फिर वापस चली जाती हूँ। खैर, अब तो मैंने इतना वक्त ज़ाया कर लिया है, आओ अब चलते हैं। हाथ से दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए वो उसी जानिब चल पड़ा। तुमने मुझसे पूछा है कि नहीं कि मैं कैसी हूँ? बहारे ने एहतजाजन अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहा। सॉरी, तुम कैसे हो? बजाय झिड़कने के वो माजरत करने लगा। बहारे बहुत अच्छी कहकर उसे आशियाने के बारे में बताने लगी, जहां दुनिया की सबसे अच्छी लड़की पनाह रहती थी। अच्छा हाँ, हया इसके सामने सुनते सुनते उसका एक ना एकदम हया को पुकारा। वो सवाली निगाहों से उसे देखने लगी। तुम्हें आइडिया नहीं हुआ कि हमने ट्रिप पे जाना है? मैंने तो सुबह ही बता दिया था। मेरी समझ में अब आया, यू इडियट। हाँ तो, और तुम इन जूतों के साथ आई हो? जरा खफगी से कहते हुए उसने हया के कदमों को देखा। हया ने उसकी निगाहों के ताक़ुब में गर्दन झुकाई। वो एक कराह उसके लबों से निकलते निकलते रह गई। अल्लाह अल्लाह, वो जल्दी में वही सुर्ख हील पहन आई थी। हाँ, मैं इन जूतों में भी 2 घंटे पैदल चल सकती हूँ। और डीजे ने ही तो कहा था कि इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक कि वो हार ना माने। फिर वो कैसे हार मान लेती? श्योर, तुम्हारा पाँव ठीक है, मेरा पाँव, चलो अब। वो उकताकर कहती आगे बढ़ गई। बहारे ने सिलसिले कलाम वहीं से जोड़ दिया। वो घने दरख्तों में आगे बढ़ते जा रहे थे। दरिया साथ साथ चल रहा था। दोनों अतराफ खुश्क ऊंची चट्टानें थीं जिनमें गार की सूरत चर्च बने थे। थोड़ी दूर जाकर उसका पाँव जवाब देने लगा था। वो मोच जिसको वो कब से नजरअंदाज करने लगी थी, शायद मोच से बढ़कर थी। अब वो ज्यादा दूर नहीं गए थे जब जहान ने कहा कि जरा रुक जाते हैं। बाएं जानिब चट्टान में सीढ़ियां बनी थी जो ऊपर एक गारनुमा चर्च में जाती थी। वो इन सीढ़ियों पर चढ़ते ऊपर आ गए। बहारे को उसने अपना कैमरा देकर चर्च की तस्वीर बनाने अंदर भेज दिया और खुद वो सीढ़ियों के धाने पे ऊपर नीचे बैठ गए। क्या तुम मुझसे खफा हो? वो जो नीचे गहरी वादी, दरिया और चट्टानें देख रही थी, उसके दोस्ताना अंदाज पे पलट कर उसे देखने लगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? यूं ही, हालांकि अब तो मैं तुम्हें अपने साथ बॉर्डर तक भी ले जा रहा हूँ, मगर तुम हमेशा खफा रहती हो। कहने के साथ उसने कंधे से अपना बैग उतारा और अंदर से एक तहशुदा कागज निकाला। नहीं, मैं खफा नहीं हूँ। और तुम्हारा प्रोग्राम? उसने उसे नक्शा खोलकर दोनों के दरमियान में फैलाते देखकर बात अधूरी छोड़ दी। देखो, ये कपादोकिया है जहाँ हम रहते हैं। उसने नक्शे पे एक उंगली रखी। हया ने इस बात में सर हिलाया। इसी पलवादी अहलारा पे हरसू छाया सीतंग उसी पलवादी उसी पल वादी अहलारा पे हरसू छाया तंगई थी। ठंडा मीठा सा मौसम और नीचे बहते दरिया का शोर। ये रहा तुर्की और शाम का बॉर्डर। उसने बॉर्डर की मोटी लकीर उंगली से छूकर बताया। यहाँ तुर्की का छोटा सा कस्बा किलेस नाम का है। हमने केलियस जाना है। वहां से ये बॉर्डर क्रॉस करके मैं इधर शाम के शहर एलेप्पो चला जाऊंगा। केलेलियस से बॉर्डर करीबन 3 किलोमीटर दूर है। मंगल की रात ठीक 2:30 बजे मुझे ये बॉर्डर क्रॉस करना है। वहां से तुम वापस चली जाओगी और मैं खुद ही पाकिस्तान आ जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, वो इतनी खतरनाक बातें कितने आराम से कर लेता था। क्या बॉर्डर क्रॉस करना इतना आसान होगा? वो मुतजब्जब थी। दिल को अजीब से वाहमे सताने लगे थे। हयात तुर्की और शाम का बॉर्डर आसान तरीन बॉर्डर है। ये 900 किलोमीटर लंबा है। अब क्या सारे 900 किलोमीटर पर पहरा लगा सकते हैं? बॉर्डर फोर्सेस वाले नहीं ना। सो यहाँ सिर्फ खरदार तारे हैं जिनमें बहुत से सुराख हैं। हर रात कितने ही लोग इस बॉर्डर को पूरे पूरे एहलो अया समेत क्रॉस कर लेते हैं। वो बहुत बेनियाद से अंदाज में नक्शे लपेटते हुए बता रहा था। हया ने अचंभे से उसे देखा। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस वो क्यों नहीं उन लोगों को पकड़ती? वो सिर्फ उनको पकड़ती हैं जो खुद चाहें। अगर हम ना पकड़े जाना चाहें तो फोर्सेस हमें नहीं पकड़ सकती। मगर जहान, मैंने तो सुना है कि इस बॉर्डर पे बारूदी सुरंगी होती हैं जो पांव पड़ने पे फट सकती हैं। वो जितनी परेशान हो रही थी वो उतना ही पुरसुकून था। ओह, मुझे पता है कौन सी सुरंग कहाँ है। सब ठीक हो जाएगा, मगर फिक्र मत करो। वो कुछ देर उसी तरह की बातें करते रहे। फिर उसने कदम उठाकर सूरज को देखा। नमाज पढ़ लो मैं जरा। वो उठ खड़ी हुई। जहां ने उसके सुर्ख जूतों को देखा। जब तुम वजू करने के लिए जूते उतारोगी तो मैं उन्हें दरिया में फेंक दूंगा। है ने मुस्कुराकर उसे देखा। तो मैं नहीं उतारूंगी ही नहीं, मेरा दीन बहुत आसान है। वो नीचे उतरी और दरिया से वजू करके साफ जूतों को फिर से साफ करके उन्हीं में नमाज पढ़ी। और जब वो वापस आई तो जहान और बहारे आमने सामने चर्च के दाखिल दरवाजे के पास खड़े थे। तुम्हारी आदत नहीं गई छुप कर बातें सुनने की। तुम क्यों कर रही थी ऐसा? वो गुस्से से उसे कह रहा था। सर झुकाए खड़ी बहारे ने मिनमिनाना चाहा। मैंने कुछ सही नहीं सुना, बस थोड़ा सा खुद ब खुद। मैं तुम्हारा खुद ब खुद अच्छी तरह समझता हूँ। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने इस बात का जिक्र किसी से भी किया तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। तुम्हें समझ में आया जो मैंने कहा? मैंने कुछ नहीं सुना। तभी जहान ने हया को देखा तो सर झटक कर उस तक आया। क्या वो हमारी बातें सुन रही थी? हया ने ताजुब से उसे देखते हुए पूछा। नहीं, मेरा ख्याल नहीं उसने कुछ इतना खास सुना है। बहरहाल मैं उसे खबरदार कर रहा था। तुम परेशान मत हो, अगर उसने कुछ सुना हो तो भी समझ कहाँ आई होगी।
جہان نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنی بہن کی جاسوس ہے، ایک ایک بات ادھر بتائے گی، اس پر نظر رکھنا، یہ کسی کو فون نہ کرے۔ اس کا فون تو آشیانہ میں پڑا تھا، چارج پہ لگا تھا، تم فکر نہ کرو، واپس جا کر میں فون ہی لے لوں گی۔ جہاں کچھ کہے بنا سیڑھیاں اتارنے لگا، حیا نے پلٹ کر بہاری کو دیکھا، پھر آشیانے کا اشارہ کیا، پھر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے اپنے گلابی پرس مضبوطی سے پکڑے ان کے پیچھے چلنے لگی۔ اس کا موبائل اس کے گلابی پرس کے اندرونی خانے میں رکھا تھا۔